Hello guys, welcome to our channel Rebirth of My Jaan Part 8. Chapter 36 सबका फास्ट में आना। पार्टी की थीम थी औरतें के लिए रेड, जेंट्स के लिए ब्लैक और वाइट, गर्ल्स के लिए पिंकी, बॉयज के लिए नेवी ब्लू ब्लैक। कॉलेज में इस समय सारे बच्चों ने फर्स्ट की तैयारी कर ली थी और सभी इस वक्त अपने लिए मेकअप रूम में तैयार हो रहे थे। धीरे धीरे गेस्ट आने लगे थे। आदित्य शिवांश कॉलेज के तैयारी का मैनेजमेंट देखना के लिए बोला गया था। डांस परफॉर्मेंस की तैयारी और बाकी गेस्ट के खाने डांस परफॉर्मेंस की तैयारी और बाकी गेस्ट के खाने डांस परफॉर्मेंस की तैयारी और बाकी गेस्ट के खाने पीने बैठने की तैयारी केवल रुद्रा तरुण ऋषभ की थी। निशा और नूपुर गेट पर इंटरेस्ट पर जो कि खास गेस्ट थे उनके लिए आर्य ने निपुण और निशा को डांस परफॉर्मेंस तैयारी करने के लिए बोलते हुए भी राजस्थानी लोक में अरिजीत व्योम आस्था जी साथ में आते हैं। इस समय हाल जो स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स से भरा हुआ था उन्हें के दूसरी साइड खास मेहमानों के बैठने के लिए तैयार किया गया था और साथ में कॉलेज के ट्रस्टी के लिए भी वहां पर जगह बनाई थी। व्योम चारों तरफ अपनी नज़र घूमते हुए अरिजीत से कहता है, भाई डॉल तो दिखे नहीं रही कहीं। अरिजीत व्योम के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि शांत हो, जो भी हो डॉल आ जाएगी, किसी काम में होगी जरूर, इतना बड़ा इवेंट है उसके काम में लगी होगी। तभी उनके पास प्रोफेसर विशाल और आदित्य शिवांश आते हैं। प्रोफेसर विशाल अजीत और व्योम की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हेलो सर। अरिजीत और व्योम एक साथ बोलते हैं, सर आप ऐसे हमेशा ना बोलिए, आप हमारी भी प्रोफेसर है, हमारे नाम से ही बुलाए। विशाल हंसते हुए कहते हैं, हाँ हमें पता है आप हमारे स्टूडेंट और हम आपके प्रोफेसर, मगर आप अभी की गेस्ट हो तो उसे हिसाब से तुम लोगों को इतना तो रिस्पेक्ट बताए और इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे गए हो उसे खाती तो सही। विशाल फिर आस्था जी की तरफ देखते हुए कहता है, हेलो श्रीमती मल्होत्रा। ये सुनते ही आस्था जी के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब से होते हैं मगर फिर अपने भाव को ठीक करके विशाल सर के रिस्पांस देती है, और कितने हेलो प्रोफेसर। वैसे आर्य कहाँ है, वह दिखे नहीं रही, आई नहीं है क्या अभी तक? विशाल हंसते हुए कहता है, स्टूडेंट के साथ आखिर वह एक शेयर होल्डर भी है तो बहुत कम होते हैं उसे, और सबसे बड़ी शेयर होल्डर और उनके नाते सारी जिम्मेदारी है उसके यहाँ पर, वह किसी काम में है, मैसेज किया था नई प्रिंसिपल का स्वागत आप करेंगे। आस्था जी कंफ्यूज होते हुए बोलते, मैं क्यों, यहाँ पर तो इतने प्रोफेसर है, यहाँ तक कि शेयर होल्डर भी तो उन्हें करना चाहिए, मैं ही क्यों? विशाल प्रोफेसर हंसते हुए बोलना है, यह आर्य मैं को ऑर्डर है तो आपको मानना ही पड़ेगा। वैसे अभी परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है तो आप चलते हैं क्योंकि बहुत सारे परफॉर्मेंस है। तब तक आर्य भी आ जाएंगे, आप अंदर चलिए। फिर वह आदित्य और शिवांश की तरफ देखकर बोलना है, इन अपनी सीट के हिसाब से बता देना। आस्था अर्जित व्योम अंदर चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद महेश्वरियाई फैमिली की गाड़ी आती है। विशाल जी जाते हैं रिसीव करने तो पीछे की सीट से निकलती है वसुंधरा जी और सुजाता उनकी बेटी, और आगे वाले सीट से निकलता है एक तरफ से मोहित, दूसरी तरफ से सोनिया। विशाल जी उन्हें देखते हुए गेटेट करके बोलते, हेलो मैसेज महेश्वरी। वसुंधरा जी एक बार प्रोफेसर को देखकर कहती है, हेलो, वैसे लगता है आपकी नई शेयर होल्डर पढ़ने से ज्यादा दिखने में इंटरेस्टेड है, तभी तो देखें कॉलेज की फर्स्ट डे ही और दूसरे दिन आते इतना बड़ा हंगामा करते, एक इतनी बड़ी पार्टी वह भी कॉलेज में। विशाल जी इस पर कुछ ना बोलते, ऐसी तब बोले कि सही कहा आपने, कुछ बच्चों को जब प्रोफेसर ना सीखना पे तब उन्हें ऐसे ही कोई सबक सिखाने के लिए चाहिए, मैसेज महेश्वरी। ये सुनते ही सोनिया मुझे से आगे आते और कहती है, जब लोग ही लोग क्लास और जल्दी अपर क्लास में आ जाए तो उनकी सोच ऐसी होती है प्रोफेसर। विशाल जी सोनिया को देखते हुए बोले, मिस सिसोदिया आपका तो इस फर्स्ट में आने का कोई मतलब नहीं, आप क्यों आए हैं? क्योंकि आपके भाई को तो रस्टिकेट कर दिया गया और आपका अभी अंदर जाना अलाउड नहीं होगा। वसुंधरा जी प्रोफेसर की तरफ देखकर थोड़ा रूडली बोले, ये हमारे साथ लिए हमारी फैमिली फ्रेंड की तरह, तो आप इन्हें रोक नहीं सकते, ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। वसुंधरा जी की बातों को सुन विशाल जी कुछ नहीं कहते और उन्हें रुद्रा को पास बुलाते हुए कहते हैं, इन्हें जाकर उनकी सीट दिखा दो। रुद्रा जब सामने देखा है लोगों को तो मुंह बनाकर खुद के मान में रहते हैं, राक्षसों की टोली को मुझे भेजना था स्वागत करने के लिए, मेरा बस चले तो हर जूते से स्वागत करो, पर क्या कर सकते हैं उसे, डेविल के डर से ये भी नहीं कर सकता। सुजाता सामने देखे हुए बोली, यह पार्टी कैसी है, मैं आप मुझे है क्यों लाइए? वसुंधरा जी सुजाता को देखते हुए बोली, कभी तो अपने दिमाग का कर चला लिया करो, मॉडलिंग करने के लिए भी टाइम के साथ साथ पैसे चाहिए होते, जो तुम्हारे पिता श्री तो देने वाले हैं नहीं, उसके लिए तुम्हें किसी बड़े अमीर फैमिली की जरूरत होगी सपोर्ट की, जो कि इस वक्त मल्होत्रा है शेरगिल और ओबरॉय के बाद। सिरी इस फैमिली के लड़कों को तो तुम जानती हो, उन्हें से तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो सोचा मल्होत्रा फैमिली के रिच और हैंडसम लड़की को ही पटाखे तुम अपनी लाइफ सेट कर लो और साथ में अपनी
वसुंधरा अपनी सीट पर बैठते हुए एक तरफ सुजाता को इशारा करते हुए दिखाई है, वह देखो वह है मल्होत्रा फैमिली के दो बेटे। सेकंड नंबर के थर्ड सेकंड पर आता है और अर्जुन मल्होत्रा जो कि एक फेमस फैशन डिजाइनर का ओनर कंपनी का है, और थर्ड डे व्योम जो कि एक मिलिट्री पर सबसे हाई पोस्ट पर आर्मी ऑफिसर है। बाहर थोड़ी देर में गाड़ियों की आवाज आती है तो सभी लड़के चिल्लाने लगते हो उसे तरफ हाल में देखते हैं सब गेट की तरफ, तो वहां पर आरव और आर्यन थे। सुजाता उसे तरफ देखते हुए वसुंधरा जी से पूछते मैं वह दोनों कौन है उधर। वसुंधरा जी उन दोनों लड़कों को देखते हुए कहती है वह भी मल्होत्रा फैमिली के दो बेटे हैं, आर्यन और आरव मल्होत्रा। आर्यन एक बॉक्सिंग चैंपियन, आरव का अपना एक स्टूडियो है जिसके कंपनी बहुत फेमस है इंडिया से लेकर विदेश में। सुजाता वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए क्या बड़ा बेटा कौन है। वसुंधरा जी मुस्कुराते हुए कहती है वह इस अंपायर का मालिक ही बनेगा, अभिमन्यु मल्होत्रा। सभी अपनी फिल्में बेस्ट, अगर किसी एक से भी तुम्हारा रिश्ता हो गया तो तुम्हारे जिंदगी और हमारी लाइफ दोनों सेट होगी। फ्रेंड्स, आपको बताना है मैं किसके साथ किसकी जोड़ी बनाऊं। आरव और आर्यन एंट्रेंस गेट से आ रहे थे कि तभी उसे कोई टकरा जाता है, तो आर्यन उसे गिरने के बचाने के लिए सामने वाले को अपनी बाहों में पड़ लेता है और उसके आंखों में खो जाता है। सामने मिस्टी थी, इस वक्त एक भी पिंक कलर के गाउन में थी। आर्यन मिस्टेक बेबी फेस को देखने में बिजी था, वही मिस्टी आर्यन को घर रहे थे और गुरु से बोलते हो मिस्टर ऐसे पड़े रहोगे ये छोड़ोगे भी लड़की को। आर्यन को अभी भी अपनी बातों को सुनता ना देख मिट्टी उसे घूरते हुए बोली अंकल छोड़ोगे ये दांत तोड़ो तुम्हारे। वही आर्यन किसी के हंसने की आवाज से होश में आता है तो देखा है आरव और रुद्र हंस रहे थे। आरव गाना गाता है तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वह को ही गया। रुद्र उसका साथ देते हुए गाना गाता है आगे तूने मारी एंट्री यारों दिल में बजी घंटी यार तंग तंग तंग। तभी पीछे से निशा आते हुए रुद्रा के कर पर चपेट लगाकर रहती है आगे की लाइन मटका वरना तेरा ही तंग तंग हो जाएगा सामने देख। आर्यन इस वक्त रुद्रा और अब को घर रहा था गुस्से से, वही मिस्टी उसे ऐसा घूरते हुए देखे हुए कहती है अब ऐसे क्यों गुरु विचार बच्चन को डराओगे क्या। निशा मिस्टी को बोलते हैं तुम क्या न्यू स्टूडेंट हो। मिस्टी मुस्कुराते हुए बोलते हैं एक रोटी हूँ। आर्यन मिस्टेक तुम बटनों को सुन बोल क्योंकि दूसरा तुम्हारा जैसी पीस जो कि इस दुनिया में इकलौते वह बनाना बंद करते होगा ना भगवान ने। मिस्टी को हिचकी आने लगती है तो आर्यन की तरफ घूमते हुए बोलते तुम क्या मुझे कोस रहे हो। आरव मिस्टी की तरफ देखते हुए बोला तुम्हें कैसे पता। मिस्टी मुस्कुराते हुए हंसते हुए बताते हुए बोली क्योंकि फीचर मुझ में बचपन से ही है, जब भी मुझे कोई कोर्स था ना तो मुझे ऐसी हिचकी आने लगती है। अभी तो मैं इन महाशय से टकराए और इन्हीं जो भी कहा है तो सब सी बातें में यह मनहाशय ही मेरी तारीफ कर रही है। आर्यन मस्ती को घूरते हुए बोला चलो कोई तो टैलेंट है तुम में। निशा आरव और आर्यन की तरफ देखते हुए बोली हिलो मिस्टर मल्होत्रा आप मेरे साथ चलिए, मैं अपने सेट उसे तरफ बोला है करने को तो मैं आपको आपकी सीट दिखा देती हूँ। आर्यन करते हुए निशा के पीछे जाने लगता है, वही मिस्टी मुंह खोल आर्यन को देख रही होती है। मिस्टी खुद को चपेट लगते हुए कहती है मिस्टी तू क्या करती है, बार बार क्यों पंगे लेती है, ये तो भाभी का भाई था आज तुमने गई, अब भाभी क्या सोचेगी मेरे बारे में। कोई बात नहीं मैं उनसे सॉरी का दूंगी, आखिर वह मेरी क्यूट सी होने वाली भाभी जो है मेरी तरह है। ये कहते हुए मिस्टी चली जाती है जहां पर ओबरॉय फैमिली पहले से ही आकर बैठे हुए थे अपनी सीट पर जहां पर उन्हें बैठाया गया था। मिष्टी जब अपनी सीट पर आहना के पास बैठी है तो आना बोलते तुम इतनी देर तक कहाँ थी, कहाँ मटक रही थी बिना मुझे बताएं। मिस्टी मुंह बनाते हुए बोली मैं कहीं मटक नहीं रही थी, बस मैं तो घूमने गई थी, पर कॉलेज देखना कल से जो हमारे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे बस वह गलती से मैं और यह भाभी के भाई से टकरा गया, मैं उल्टा सीधा थोड़ा सा केवल चुन्नू सा। अहाना घूरते हुए बोले तो तुमने उन्हें सॉरी कहा या नहीं, और वैसे कहाँ टकराया कि भाई से कहाँ है और वह कहाँ पर है दिखाओ। अहाना की बातों को सन मास्टी चारों तरफ अपनी नजरें घूमते और एक जगह उसे आर्यन दिखे जाता है तो वह कहते मिस्टी अहाना से दी देखो वह रे। अहाना जब उसे तरफ देखती है तो तभी भी हम भी अचानक आना की तरफ देखा है तो दोनों की आंखें मिल जाती है। फिर से वही रुद्रा गाना गाते हुए ए जाता है अखियां मिलाई ना मिले कोई बत्तियां क्या किया तूने जादू। भाई इस बार तुम, मिस्टी उसे करते हुए कहते आज मैं से छोड़ूंगी नहीं। वही मिस्टी अपनी बकबक में लड़ी हुई थी, उसी की बातों को सुनाना होश में आती है और व्योम से अपनी नजरें झुका लेती है। वही व्योम अहाना की इस अदा को देखते हुए बोलते नाइस। वही अब व्योम और आर्यन के बीच में बैठा हुआ था, वह रूम की बातों को सुनकर आता है अब मेरा क्या होगा। व्योम और आर्यन दोनों एक साथ अब की तरफ देखकर घूमते हुए कहते तुम्हारा क्या होगा क्या मतलब।
तो और पप्पू फेस बनाकर रहते हैं भाई। आपको तो वह वाइट ड्रेस वाली क्यूट भाभी मिलकर यहाँ आए। भाई ने उसके साथ वाली बहन को पिकअप ड्रेस वाली से टकराते ही उसकी आंखों में खो गए। तो बच्चा मैं और अर्जित और अभिमन्यु भाई, उन दोनों से पहले मुझे मंगल होना होगा वरना मेरा क्या होगा। व्योम आरव को घूरते हुए कहता है वह मंगल नहीं मिंगल होता है। जब इतनी कमजोर हिंदी है तो बोलते ही क्यों हो। तभी वहां पर लिसा आती है अपनी फैमिली के साथ और वह चारों तरफ किसी को ढूंढने लगते हैं। तो उसके दादा आदि राज्य कहते हैं चिंता मत करो वह आएगी तो मुझे बात करूंगा और अभिमन्यु को तुम्हारे से अलग नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे। लिसा मासूम बनते हुए कहते आप सच में बात करेंगे ना उनसे। सच्ची में अभिमन्यु मेरे से दूर नहीं होगा ना। मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे दादाजी। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। क्या मोना दी मांगी इस रिश्ते के लिए। आधी रात की थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है कैसे नहीं मानेगी वह। मैं भी देखा हूं कैसे नहीं मानेगी। तुम्हारी खुशियों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। तुम चिंता मत करो लिसा। तभी वहां पर अभिमन्यु और मोना साथ में आते हैं। मोना ने इस वक्त रेड और पिकअप कलर के मिक्स साड़ी पहनी हुई। अभिमन्यु ने ब्लू टैक्सी 2 सूट पहने होता। अभिमन्यु अभी अंदर जा ही रहा था तभी उसे रास्ते में प्रधान मिल जाता है जो बाहर से ही आ रहा था। प्रधान और अभिमन्यु जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं और एक साथ हाथ मिलाते हुए एक दूसरे को बोलते हेलो मिस्टर ओबरॉय में। प्रधान बोलना है हेलो मिस्टर मल्होत्रा। अभिमन्यु बोलना है कीर्तन साहब से मिलकर अच्छा लगा। इतने बड़े बिजनेसमैन से मिलकर अच्छा ही लगता है हमें। कीर्तन मुस्कुराते हुए बोलना है क्यों नहीं आप भी तो इतने बड़े बिजनेस के मालिक है तो आप भी तो बड़े बिजनेसमैन है। तभी वहां पर मृत्युंजय आते हुए कहता है अभिमन्यु कभी मुझसे ऐसे नहीं मिले। अभिमन्यु गुस्से से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोलना है तुम में ऐसे मिलने जैसी कोई बात ही नहीं मिस्टर शेरगिल। मृत्युंजय गुस्से से अभिमन्यु को देखते हुए बोलना है तमीज से बात करो मैं तुम्हारा होने वाला जी जाऊंगा आखिर। अभिमन्यु मजाक उड़ाने वाली हंसी में कहता है मैं इंडिया में नहीं रहता तो यह मत सोचो। मुझे यह नहीं पता होता कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और तुम जीजा मियोफुट मेरी बहन तो अब तुम्हें घास भी नहीं डालती। तुम ही अब उसके पीछे पड़े तो इसलिए वरना अच्छा नहीं होगा मिस्टर शेरगिल। आस्था जिम आते हुए अभिमन्यु को देखते हुए कहते अभिमन्यु क्या हो रहा है यहाँ पर। अभिमन्यु आस्था जी के गले लगते हुए कहता है मैं कुछ नहीं बस हम ऐसी बिजनेस की बातें कर रहे थे। आप और कैसे हो सब। अभिमन्यु के चारों भाइयों एक साथ आते हुए कहते हम तो यही है बे भाई हम और मस्त भी और ठीक पर और आप कैसे हो। पांचवी एक ग्रुप हक कहते हैं और कहते हैं अभिमन्यु मैं ठीक हूं और तुम बताओ तुम सभी इंडिया वह भी एक साथ कैसे। अर्जित मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो डॉल अपने बर्थडे वाले दिन बुला लिया था। व्योम कहता है मुझे एक दिन बाद डॉल को फोन आए तो उसे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं यहाँ आ गया जल्दी। और अभी कहता है मुझे भी डॉल ने कहा था कि कुछ काम है कुछ बात करनी है इसलिए उसने और मुझे भाई को साथ में आने को कहा और आप कैसे आए भाई। अभिमन्यु कहता है मुझे तो यमुना लाइए उसने कहा था कि हम शादी ही करेंगे। तो अभिमन्यु मोना की तरफ देखा है जो अपनी इधर उधर नर्सरी कर रही थी। चैप्टर 37 रणधीर और आस्था की ग्रैंड मुलाकात। अभिमन्यु व्योम अर्जित आर्यन आरव एक साथ मोना की तरफ देखती है तो कहती है मेरी तरफ से मत देखो ये तुम्हारी लाडली बहन का किया धरा है। इसी ने मुझे अभिमन्यु के पास भेजो था ताकि मैं उसे इंडिया ला सकूं क्योंकि उसे भी पता था इसका ये भाई बहुत डेट है ऐसे तो आने वाला है नहीं। अभिमन्यु मोना को घूरते हुए बोलो ओ रियली मैं डिट मुझे तो पता नहीं था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। आरव होने के बाद जाती हो उसे गले लगाते हो बोला भाभी और सम भाई को जो आज तक कोई नहीं बोल पाए आपने उन्हें बोल दिया। भाई को खड़ूस थे आज आपने उन्हें डिट भी बोल दिया। हाँ मुझे पता है आपके भाई खड़ूस में मगर डेट कुछ ज्यादा ही है तभी तो एक बार कोई उन्हें कुछ बोल दे तो इस पर अड़े रहते हैं। अभिमन्यु आरव और मोना को घूरते हुए बोला तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगा रेडी रहना अपनी पनिशमेंट के लिए दोनों। मोना अब एक साथ बोले कैसी पनिशमेंट चिल्लाते हुए। वही कृद्धन आर्य के पांचों भाई की बातों को सुनने के बाद वह अपने आदमी को फोन करता है जिससे उसने आर्य के पीछे जाने को कहा था कि वह इस वक्त कहाँ गई है। प्रधान दूसरी तरफ से फोन उठाते हुए आदमी से बोल रघु बताओ तुम्हारे में कहाँ है इस वक्त। रघु कृद्धन का लेफ्ट हैंड था। लघु कीर्तन की बातों को सुन रिस्पेक्टफुली कहता है सर मैं इस वक्त दरगाह में है। कृद्धन रघु से पूछता है क्या तुम्हारी मैं के साथ कोई और भी है। रघु नहीं सर मैं अभी अकेले ही गई है। कृद्धन रघु को ऑर्डर देते हुए बोलना है कि जब तक तुम्हारी मैम सही सलामत यहाँ ना पहुँचे जाए तब तक उनके पीछे ही रहना और उन्हें पता भी ना चलना पे वरना तुम्हें पनिशमेंट क्या मिलेंगे अच्छे से जानते हो।
रघु एकदम से बोल, यस सर, हम ध्यान रखेंगे, मैं को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम सही सलामत उन्हें वहां तक पहुंचा देंगे। प्रधान ये सुनते ही बोला, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कृद्धन के पीछे मृत्युंजय था जो कि उसकी बातों को सुन रहा था। वह मृत्युंजय कृद्धन की बटनों को सुनकर गुस्से से बोला, किसी दूसरे की फी जान पर नजर रखना गलत बात होती है मिस्टर ओबरॉय। कृद्धन मूर्ति मृत्युंजय से बोल, मिस्टर शेरगिल, किसी की बातों को भी सुना एक बैड मैनर्स होता है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन की आपने उसे खुद ही अपनी फियांसे की आपने उसे खुद ही अपनी फोन से के पास से हटाया था। वह रिश्ता तोड़कर तो अब आपकी वह कोई नहीं लगती मिस्टर शेरगिल, तो अब वह मेरी जान है, तो उसे दूर रहना आपको चाहिए, ना कि मुझे। और यह बात आप पर लागू होती है कि किसी दूसरे की चीज पर नजर नहीं रखती चाहिए मिस्टर शेरगिल। आपका कोई हक नहीं है मिस्टर शेरगिल का जान पर। आपके पास एक मौका था उसे अपने पास तो जो कि रखना का, मगर आपने वह गाँव दिया। अब वक्त मेरा है, जो चीज मेरी है उसे मैं किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता, याद रखिए। मृत्युंजय गुस्से से बोला, आप बोल रहे हैं कि अभी हमारी एंगेजमेंट ऑफिशियली सबके सामने कैंसिल नहीं हुई है, तो अभी भी वह मेरी है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। प्रधान हंसते हुए बोला, तो रियली दुनिया के नज़रों में आपका ये रिश्ता आपके लिए मायने रखता है? भाव सो नाइस, क्या थॉट्स है आपके लिए अच्छे होंगे, मगर मेरे लिए घटिया सोच है। आपको सिर्फ समिति के रूल के बारे में सोचते हैं। क्या अनाउंसमेंट नहीं हुई तो आपकी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो तो सॉरी, यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आपकी शादी दुनिया से नहीं मेरी जान से होने वाली थी। आपने ही इस रिश्ते को कैंसिल किया, उसके लिए शुक्रिया, वरना वह मेरे पास नहीं होती आज। और पब्लिकली अनाउंस करने के बारे में सोच रहे हैं तो सॉरी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिश्ता अब दोनों का था जो आपने तोड़ दिया, तो इसमें पब्लिक का क्या काम। रिश्ते की जिम्मेदारी दो परिवार के ऊपर होती है और उससे निभाना की जिम्मेदारी उन दो लोगों के ऊपर। और रही बात पब्लिक अनाउंस की, तो उन्हें दोस्त तमाशा देखने में मजा आता है, आज ये गॉसिप तो कल वह गॉसिप। मिस्टी कृथन के पास आगे रहती है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए परफॉर्मेंस होने वाली है, फर्स्ट आप मिस नहीं कर सकते, आपको मेरा और दी के साथ बैठना होगा। कृद्धन मुस्कुराते हुए कहता है, चलो। वही स्टेज पर फर्स्ट परफॉर्मेंस आदित्य शिवांश की थी जो सिंगिंग करने वाला थे। आदित्य शिवांश दोनों स्टेज पर आते हैं, इस वक्त दोनों के हाथ में गिटार थी। वही बच्चे जो दूसरी तरफ बैठे थे वह वोटिंग कर रहे थे उन दोनों के लिए। माय पेरेंट्स उनका ऐसा शॉट देखकर उन्हें घर रहे थे। वही स्टूडेंट के पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे थे कि यह बच्चे इन दोनों के लिए इतना शोर कर रहे हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। आदित्य माइक लेकर हॉट से कहता है, प्लीज गेस्ट शोर मत कीजिए वरना हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। शिवांश भी कहता है, ऐसे शोर करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप हमारे कॉलेज की इमेज खराब करेंगे। क्या आप चाहते हैं सबके सामने हमारी इमेज खराब हो? तो स्टूडेंट्स एक साथ चिल्लाते हैं, नहीं। परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और सबसे ऊपर एक झूले जैसा तो जो धीरे ऊपर से उठता है उसे पर एक तरफ आदित्य खड़ा था, दूसरी तरफ शिवांश। और केवल ऋषभ, रुद्र, नील, अनिल, तरुण नीचे खड़े हुए थे डांस के लिए। इसी के साथ लव बर्ड्स के सपनों के सिंग चलेंगे। आदित्य गाता है, तेरी करीब जा रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। ये वजह तू नहीं है, तू जो मिला। मृत्युंजय के सपना याद आता है इस गाने के साथ के कैसे आर्य के बर्थडे के दिन उसके बदल जाने से यूज एहसास हुआ कि वह आर्य के लिए जुनून पागलपन रखता है, जिसकी वजह से वह अपने आप को भी भूलन को टिया चाहो। शिवांश, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशा। कीर्तन आर्य और अपने बिक हुए स्वीट मोमेंट को याद करता है। एरिका एटीट्यूड आर्य के सब फर्स्ट किस के साथ जाना, आर्य का उससे लैंड, उसके साथ बैकन जैसा बिहेव करना, जैसे रिएक्ट करना, यूज देखते याद करते कीर्तन के पैसे। आदित्य, समझो जरा समझो इशारे, तेरा हूं मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुझसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा। इस लाइन पर व्योम को अहना और एरियन को मिष्टी याद आती है। व्योम का आना को पहली नजर में देखना और वाहीन पर आना का अपनी नजरियन झुकाना। एरियन के फेस पे हल्की सी स्माइल आना, मिट्टी की छोटे बैकन जैसी हरकतें याद करते हुए उसके साथ लड़ाई फर्स्ट और फर्स्ट टकरार। शिवांश, दिल में जो तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है। ये वह वजह तो नहीं है जो तू मिला। अभिमन्यु का मोना की तरफ देखना और मोना को अभिमन्यु को साइड हैक करना। आदित्य, धीरे धीरे से तेरा हुआ, होले होले से तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशा, धीरे धीरे से तेरा हुआ, धीरे धीरे से तेरा, हौले हौले से तेरा हुआ। अरिजित का जिया के ख्यालों में खोना, जिसमें जिया उसके थी। गाना खत्म होते ही सब अपने रोमांटिक सोच से बाहर आते हैं और तेजी से ताली बजाते हैं, वहीं पेरेंट्स भी खुश होते हैं ये परफॉर्मेंस देखकर।
तभी बाहर से गाने की आवाज शुरू होती है और होस्ट स्टेज पर आते हैं और कहते लेडीज एन्चांटेड में जिसका इंतजार था वह चुके हैं, सिर्फ पेरेंट्स यहीं पर रहेंगे स्टेडियम में, बाकी सब जो कि हमारे गैस स्टेशन वह बाहर चलेंगे उन स्पेशल गेस्ट का वेलकम करने के लिए। और मैं मैसेज मल्होत्रा से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह हमारे गेस्ट के स्वागत के बाहर सभी जैसे जाते हैं तो सब परफॉर्मेंस के लिए राजस्थानी ड्रेस पहनी खड़े हुए थे और उनके आगे निशा और निपुर थी। और उनके बीच में एक लड़की जो घूंघट खड़े हुए खड़ी थी। उसने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था राजस्थानी, जिसमें कम गिरा हुआ था, बहुत भारी लहंगा था। वही सब खड़े हो जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस देखने लगते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जय गुरुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जय रघुवंशी अयोध्यापति। निशा और निपुण दोनों बीच वाली लड़की के अगल बगल शिफ्ट होती है, मस्त गोल घूमते हुए। अब बीच वाली लड़की गाने पर गोल घूमती है। ताडा ना ना धीम, देरी ता ना देरी नोम, तादी डा ना धीम। इसी के साथ तीनों लड़की कब तक करते अपने हाथों को अपने दिल के पास ले जाकर आधा मूर्ति फिर आधा अगले जाकर घूमते हुए गोल घूमती है। रघुवर तेरी रहा निहर, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया आओ पधरोपिया, घर मोरे परदेसिया आओ पधरोपिया। नूपुर और निशा ऐस बीच वाली लड़की से 7 कदम पीछे थी और बीच वाली लड़की अपने हाथों को सर के आगे की तरफ ले जाते हुए आए और फिर पीछे की तरफ जाते हुए गाने की लिरिक्स गई और दोनों हाथों को आगे पीछे करती रही। मैंने सुध बुद्ध चैन गवा के राम रतन पा लिया, घर मोरे परदेसिया आओ पधरोपिया। इसी के साथ कॉलेज के गेट पर घाटी रुकती है, उसे देखकर सब कहते लोग गेस्ट आ गए जिनका हमें इंतजार था। आस्था जी का मन थोड़ा आज घबरा रहा था। वही गाड़ी के अंदर से अभी तक कोई नहीं निकला था। आस्था जी अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। वहीं वह ग्रुप डांस आस्था जी के गोल गोल घूमता रहता है और तभी गेट का दरवाजा खुलता है जिसमें से एक कल्ले शूज निकाल आते हैं। निशा, निपुर और बीच वाली लड़की तीनों ही उसे गेट के खुलने के बाद ही आता जी के पास गोल गोल घूमने लगता है। धीमता ताना दरना, धीमता ताना दरना निसासा माँ। गेट खोलने ही आदमी बाहर आता है जिसे देखकर ही आस्था जी के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं, रणधीर बजाज। सब रणधीर प्रचार को शौक देते 2 लोगों की नज़र सिर्फ बीच वाली लड़की पे थी जो डांस कर रही थी। निशा और नूपुर भी साइड हो जाती है। वह लड़की इतनी तेज घूम रही थी। निशा उसको देखते हुए बोलते, इसे क्या, वह इतनी तेज क्यों घूम रही है? नहीं कोई माता पोता तो नहीं आएगी इसके अंदर यह चुड़ैल? उसे लड़की के घूमने से उसका लहंगा पूरा गोल गोल गहरा जितना भी तो पूरा फैल चुका, तो वह इतनी सुंदर लग रही थी कि उन दोनों की नज़र हो उसे हटी नहीं रही थी। मैं हूँ लड़की, इतनी घूमते घूमते जैसे ही उसका दुपट्टा उसके सर से हटा है तो सब उसका चेहरा देख लेते हैं। आस्था जी के पास रणधीर पहुंच जाते हैं मगर आस्था जी को कोई अता पता ही नहीं हो, तो वह रणधीर को देखकर अशोक में थी। मैं रणधीर आस्था जी को देखते ही मुस्कुरा दिया और उसके जैसे दिल में सुकून मिल गया हो। वही बीच वाली लड़की आर्या रही थी जो इस वक्त डांस कर रही थी। वही जैसे है आर्या डांस करते हुए गिरने को हुई वैसे ही कोई अपने महबूब हाथों से अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। रणधीर जी आसपास की तरफ जाते हुए पहुंच जाते जब वह आस्था जी के सामने अपना हाथी लेट आस्था जी से कहते हैं, क्या हुआ, कहाँ खो गए, जो चीज़ मेरे लिए लाई वह तो दे दो। आस्था जी कंफ्यूज होते हुए रणधीर की तरफ देखते हुए बोलते, क्या लाई हूं मैं आपके लिए और क्या देना है? तो रणधीर जी उनका कंफ्यूजन दूर करते हुए बोलते ही, गुलदस्ता तो आप मेरे लिए लाए हो, आखिर में कॉलेज को होने वाला प्रिंसिपल जो हूं। आस्था जी बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी सालों बाद यहाँ इंडिया में देखा तो मैं भूल ही गई थी। चैप्टर 38 रणधीर अभिजीत जी की मुलाकात। आस्था जी रणधीर जी को गुलाब का गुलदस्ता देती है। वही आर्य को कृतघ्न धन खड़ा करते हो गुस्से से घूरते हुए कहता है, ये क्या पहना कर संभालना नहीं आता तो क्यों पहने, भी गिर जाती तो सारे दांत टूट जाते तुम्हारे। वैसे ही तुम एक एंटीक पीस हो, खुद को और एंटीक पीस मत बनाने की कोशिश करो आर्य, क्योंकि मुझे नॉर्मल चीज पसंद है, एंटीक चीजों की दुकान नहीं। आर्या एक मुक्का कृतघ्न को मरते हुए कहते, अब कोई फायदा नहीं पछताने का, जब यह एंटीक पीस हमेशा के लिए बंदी ली है तो अब झेलना तो पड़ेगा ही। कृतघ्न आर्य को ठीक से खड़ा करता है फिर आगे जाते हुए बोलते, वैसे मैं तुमसे नाराज हूं तो इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम बिन बताए मुझे मिले, सुबह जल्दी का गई थी। आर्य बस दरगाह गई थी माँ, सुबह से थोड़ा अशांत था इसीलिए, और तुम्हें पता है वहां जाकर एक सुकून मिला, और तुम तो वैसे भी कहीं डर गए, मंदिर में तो जाते नहीं, तुमसे बोलना बेकार था और तुम अपनी मीटिंग भी तो अटेंड कर रहे थे, तो मैं तुम्हें इसलिए परेशान नहीं किया।
प्रधान पीछे मुद्दे अरे का हाथ पकड़ते हुए बोला, आगे से कभी ऐसी गलती मत करना, चाहे तुम कहीं पर भी जाओ मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर साथ रहूंगा, कितनी भी मुश्किल हो चाहे मेरे लिए मेरी नापसंद या पसंद मायने नहीं रखती, तुम्हारी पसंद होना पसंद मायने रखती है, ये बात अब ध्यान रखना क्योंकि तुम ही मेरा वजूद हो। आस्था जी रणधीर जी को गुलदस्ता देते हुए वाली, वेलकम रणधीर। रणधीर जी वो गुलदस्त मुस्कुराते हुए ले लेते हैं और थैंक्स कहते हैं। तभी एक और गाड़ी आती है ब्लैक कलर के, उसके पीछे दो गाड़ी बॉडीगार्ड की आती है, जिसे देखते ही आर्य के भाइयों भाव सख्त हो जाते हैं, मुझे अरे एकदम नॉर्मल गाड़ियों के सामने देख रही थी। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही एक तरफ से अभिजीत जी, दूसरी तरफ से उनके साइड में आरती जी निकलती है और साथ में आगे से त्रिशा निकलती है। अभिजीत और आरती जी के कपड़े एकदम किसी कपल की तरह लग रहे थे। दूसरे तरफ अभिजीत जी के त्रिशा करी थी, वह एक फैमिली की तरह लग रहे थे। मिस्टी सामने देखे हुए बोलिए, तो अभिजीत मल्होत्रा है ना, आस्था आंटी के पति और हर एक भाभी के पापा। और यह साथ में औरत, और ये लड़की कौन है? अहाना दी। अहाना मिस्टी की तरफ देखते हुए बाली, मिस्टी प्लीज अभी चुप हो जाओ, ये भी फालतू के सवाल मत करो, अभी बस सीरियस हो सकती है कुछ। मिस्टी भी अहाना की बातों को सुन चुपचाप खड़ी हो जाती और सामने देखना लगती है। वही अभिजीत जी की नज़र अचानक से रणधीर के ऊपर जाती है तो आंखों में गुस्सा और नफरत आ जाती है। रणधीर की तरफ जाते हुए अभिजीत जी उनसे सामने खड़े होते हुए पूछते हैं कि तुम्हें ये किसने बुलाया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी में आने की? रणधीर जी हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम्हारी आज भी आदत नहीं बदली। अभिजीत, अपनी प्रॉपर्टी किसे कह रहे हो? तो जायसवाल की प्रॉपर्टी है ना, तो तुम्हारी कहाँ से हुई? अभिजीत जी गुस्से से कहते हैं, अपनी हाथ मेरा और निकालो यहाँ से। रणधीर जी भी मुस्कुराते हुए कहते, और कौन निकालेगा मुझे यहाँ से? तुम किडन योर इन्फॉर्मेशन, मैं इस कॉलेज का न्यू प्रिंसिपल हो तो तहजीब से मुझ बात करो, वरना मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ यहाँ से अभी और इसी वक्त। अभिजीत जी गुस्से से बोलते, तुम मुझे निकलोगे? अभिजीत मल्होत्रा को तुम जानते नहीं हो, ये प्रॉपर्टी यहाँ मेरा राज है। रणधीर जी भी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई इतना नशा की जगह नहीं जा तुम्हारा राज चलेगा ये कॉलेज, और यहाँ पर तमाशा करने के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में कोई भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने साथ, वरना बच्चन को कैसे सीख दूंगा मैं कि अपने साथ होने वाले गलत को रोकना चाहिए ना कि उसे बर्दाश्त करना चाहिए। अभिजीत गुस्से से बोले, मैं तुम्हें इस पोस्ट से हटा दूंगा, तुम यहाँ से स्पोर्ट्स डे हटाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी किया रणधीर बजाज। रणधीर बजाज मुस्कुराते फिर भी बोले कि हद से हटाओगे, क्योंकि तुम तो शेयर होल्डर हो नहीं, जहां तक मुझे पता है यहाँ के शेयर होल्डर तुम्हारे बच्चे हैं, यानी कि तुम्हारे बेटे। अभिजीत इस पर मुस्कुराते हो बोले, जो चीज मेरी है उसे मैं किसी के पास रहने नहीं देता, चाहे मेरे बच्चे क्यों ना हो। तभी किसी की आवाज सुनकर सब शौक हो जाते हैं। अरे जो इतनी देर से अभिजीत जी का तमाशा देख रही थी वह उठ चुकी थी, वह एकदम से बोली, हाँ क्योंकि आप तो आस्तीन के साथ होना, जब अपनों निकले को निकाल लोगे। अभिजीत गुस्से से बोले, अरे तमीज से बात करो, हमारे उम्र का लिहाज करो, हम तुम्हारे पिता भी है साथ में। आर्या हंसते हुए जोर से बोली, माय फुट फादर बूट, आपका मुंह से अच्छा नहीं लगता मिस्टर मल्होत्रा। उम्र का लिहाज आपको करना चाहिए, जिस उम्र में सत्संग या कीर्तन करने चाहिए, तीर्थ की यात्रा हरिद्वार जाना चाहिए, उसे उम्र में गर्लफ्रेंड और एक जवान लड़की लेकर घूम रहे हैं, वह भी अपनी बेटी के रूप में। नाइस। वैसे एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया, समझाएंगे आप? अभिजीत गुस्से से बोले, क्या खाने का मतलब? तमीज से बोलो। अरे मुस्कुराते हो बोली, तमीज तो कुट कुट के आप इसे सीखिए, तुम्हें कहाँ थी? तो अब उसका भाई आरव टपक से बोला कि तुम उन्हें तमीज कुछ पूछने वाली थी। आर्य और आपको घूमते हुए बोली, भाई ऐसे बीच में मत बोला करो, वरना मिस्टर मल्होत्रा को बुरा लगा जाएगा, फिर आपको भी तमीज सिखाने लगेंगे। क्योंकि उनको टीचर बनने का बहुत शौक है, और फिर से उनका भाई याद लेक्चर शुरू हो जाएगा तमीज पर, जो मैं सुनने के मूड में नहीं हूं, और आपको सुना है तो बाद में सुना। आरव मुंह बनाते हुए बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं ओल्ड मैन का, आई मीन डेड का प्रवचन सुनने का। तो तुम अपना ज्ञान देना शुरू करो। कृद्धन आर्य और उसके भाई दोनों नमूनों को देख रहा था। कीर्तन अपने मान में बोलना, मैं तो सोचता था सिर्फ यही एक बदमाश और बच्चे जैसे हरकत करती है, मगर इसका भाई भी इसी के जैसा है, काश और भाई इसकी तरह ना निकले, वरना मेरा क्या होगा। जैसे प्रधान की माँ की बात सुन ली और वह कीर्तन को घूरते हुए बोली, जो होगा वह मंजूर है, आर्य जायसवाल होगा तो अपना मुंह बंद करो, शो एंजॉय कीजिए। आर्या अभिजीत जी की तरफ घूमते हुए बोली, वैसे इस लड़की को इतनी जल्दी अपनी बेटी बनाने पर दिल हुए लेट ही कहानी से ही मैं बेटी तो नहीं बना ली नजायज मिस्टर मल्होत्रा। त्रिशा गुस्से से आगे आए आर्या को थप्पड़ मारने के लिए।
आर्य नृत्य को हाथ पकड़कर उसका पेट की तरफ मोड़कर बोला, बहुत पंख निकल आए हैं, सबके पंख उतारने आते हैं मुझे। और तुम मेरे टुकड़ों पर पलटी और मुझे ही पंगे लेती हो, यह मत बोले एक नाजायज खून हो तुम। तुम्हारी माँ क्या थी यह बताने की जरूरत नहीं है, अपने मुंह को गंदा नहीं करना चाहती वैश्य नाम लेकर उनका। अभिजीत जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलने वाले, तुम हाथ पर कर रही है, अच्छा नहीं होगा इसका अंजाम। आर्य मुस्कुराते हुए बोलिए, अंजाम की फिक्र आप कीजिए, मुझे मत बताए अंजाम क्या होगा। आर्य की बातों को सुन अभिजीत जी भी गुस्से से बोले, तुम जानते नहीं मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। हार्ले डेविड्सन करते हो, बोली वही जो 3 साल पहले किया था। आने के बटनों को सुन अभिजीत जी हद बढ़ाते हुए बोले, क्या कहना चाहती हो तुम। अरे मुस्कुराते हुए बोली, जो आप समझना नहीं चाहते, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वक्त अभी भी समझ जाए, वरना जो मैं करूंगी अंजाम अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अभिजीत जी गुस्से से बोले, अंजाम की फिक्र करता तो 3 साल पहले वह नहीं करता, समझा में आए बात, और यह धमकी देना बंद करो। अरे मुस्कुराते हुए अभिजीत जी के पास पानी की बोतल बढ़ते हुए बोली, जस्ट रिलैक्स चंदत बटनों में आपकी यह हालत, इतना पसीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है आपकी, अपनी पीजिए और अपने अपने को शांत कीजिए, तो फिर तोहफे अभी बाकी है, या ये कहूँ कि जिंदगी में आपके तबाही यानी बाकी है। अभिजीत अपने गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए नॉर्मल आवाज में बोले, वह सब छोड़ो और इसे रणधीर बजाज को तुमने यहाँ क्यों अपॉइंट किया है। आर्य अभिजीत को घूरते हुए बोली, नन ऑफ योर बिजनेस श्री मल्होत्रा। अभिजीत इस बार गुस्से से बोले, यह मेरा ही बिजनेस है, तुम बोलो मत, इसका शेयर होल्डर मैं हूं। अरे मुस्कुराते हो बोली, नाइस ड्रीम, आपका सपना अच्छे हैं, इस उम्र में सपना आने इतनी अच्छी बात भी नहीं, वह भी इतने भयानक। समझ सकती हूँ आपकी उम्र हो गई तो ऐसे सपने आते होंगे। और वैसे इनमें क्या बुराई, अगर यह कॉलेज के प्रिंसिपल है तो कॉलेज का उद्धार होगा, अगर आप जैसा किसी को लिया है तो कॉलेज स्वर्गवास हो जाएगा, आप तो यही चाहते होंगे। वह कहना, आपके जाने और ना जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस रिवेंज दिखता है जो कि शुरू हो चुका है। और आप जानते होंगे उसकी शुरुआत किस हुई है। का कोर्स, और किस आप इसे हुए श्री गणेश कर है मैंने। आर्य, जो तुम खेल खेलना शुरू कर रही हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारा बापू, इस खेल में बहुत सालों से हूं, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। चैप्टर 39 अभिजीत जी की साजिश। आर्य अभिजीत जी की तरफ देखते हुए बोले, अभी मेरा मूड नहीं है क्योंकि मुझे अभी कॉलेज के काम है, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ, और मेरे काम में आगे से तंग करने की जरूरत नहीं होना, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। आर्य ये कहकर रणधीर जी की तरफ जाते हुए कहती है, हेलो। रणधीर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम पहले की तरह हो, बिल्कुल नहीं बदली और बदलना भी नहीं किसी के लिए। आर्या मुस्कुराते हुए, कहीं मुझे कोई बात सके ऐसा आया नहीं कोई। अंदर चलते हैं, सबसे आपका इंट्रोडक्शन भी करना है और आपसे किसी को मिलना भी है। आस्था जी कंफ्यूज होते हुए बोले, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मगर वही सीक्रेट है, वह कैसे, वह हम नहीं बता सकते, क्यों आर्य रही है सही करना। आर्य मुस्कुराते हो, कहीं मैं नहीं बता सकती क्योंकि हम दोनों का सीक्रेट है, मगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता सकते हैं। मॉम, मैं तो नहीं बता सकती, अगर आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते, अगर वह बताना चाह तो। मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, तब तक आप लोग स्टेडियम में वेट करें। आस्था रणधीर को घूरते बोलते, बताओगे तुम मेरी बेटी से कैसे मिली। रणधीर जी बोले, कोई कंपटीशन के दौरान में मिले थे। आस्था जी बोली, कौन से कंपटीशन के दौरान। रणधीर जी मुंह बनाते बोले, तुम भी अपनी बेटी की तरह हिट लगी करते, वह भी मुझसे ऐसे ही मिलते ही पहले बार सवाल पूछ लेते ही, और तुम दोनों एक नंबर की हिटलर हो। आर्य थोड़े आगे ही गई थी कि उसकी आवाज फिर से सबको सुनाई दी, मुझे सब सुनाई देता है अंकल, अगर आज के बाद मुझे हिटलर का तो मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। यह कर आर्य ने रणधीर जी को घूर के देखा पीछे मुड़कर। रणधीर जी नकली हंसते हुए बोले, मैं तो मजाक कर रहा था। विक्रम जो पीछे से आ रहा था रणधीर की ऐसी हालत देखकर हंसते बोलो, चलो तुम किसी से डरते तो हो। रणधीर जी हंसते हुए बोले, मैं किसी से डरता नहीं, बस अपनी बेटी जैसे मानता हूँ, इसलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव करता हूँ। आस्था जी बोली, तुम्हारी बेटी पत्नी नहीं है अभी तक। विक्रम हंसते हुए बोला, आपने गलत क्वेश्चन पूछ लिया आस्था, ये पूछना चाहिए शादी की कि नहीं। आस्था जी कंफ्यूज होते हुए, मतलब उसने अभी तक शादी में कुंवारा को कुंवारा ही है। विक्रम मजाक उड़ाते हुए बोले, कुंवारा नहीं, ये बोलो सन्यासी बनने पर तुला हुआ है, अगर इसकी संन्यार नहीं मिली तो। क्योंकि किसी में तो हिम्मत होनी चाहिए इस जैसे हिटलर को झेलना कि यह हिटलर मुझे अपनी बीवी से मिलने नहीं देता, जलता जो है मुझे खुद की बीवी नहीं ला पाए, तो सोचा मेरी बीवी से मुझे अलग करके दिल को सुकून मिल जाए इसको।
रणधीर विक्रम को घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते, लगता है भाभी को शिकायत करनी पड़ेगी। आस्था जी घूरते हुए बोली, अच्छा तुम उसकी क्यों बजाने पर तुले हुए, खुद की तो शादी कर लो, उम्र बीती जा रही है, कब करोगे, जब बूढ़े हो जाओगे। रणधीर जी हंसते हुए बोले, तुम जैसी कोई मिले नहीं तो शादी की नहीं। आस्था जी घट में बोली, मजाक मत करो। तभी अभिजीत जी बीच में आकर बोले, ये तमाशा करना जरूरी है यहाँ पर तुम दोनों का। तभी बीच में अभिमन्यु आते हो बोला, आपका बीच में बोलना जरूरी है, आप अपने काम से मतलब नहीं रख सकते, मेरी माँ और उनके दोस्त के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, जब मेरी माँ आपकी और आपकी दोस्त और उसकी बेटी के बीच में नहीं बोलता तो। अभिमन्यु गुस्से से उन्हें घूरता है तो अभिजीत जी भी गुस्सा करता हुए बोलते, तुम्हें अपनी बहन की तरह बदतमीज हो गए हो। रणधीर बीच में आते हुए बोले, अभिमन्यु गुस्सा मत करो, भी प्यार करने की जरूरत नहीं है, अपना मूड खराब करने से कुछ नहीं होगा, चलो अंदर चलते हैं। अभिमन्यु बोला, ठीक है मिस्टर बजाज। अभिजीत गुस्से से बोले, मेरे फैमिली के मैटर में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। रणधीर बजाज अपनी फैमिली के मैटर से दूर रहे। रणधीर जी मुस्कुराते हुए बोले, कोई फैमिली मैटर को ऐसे भी सड़क पर नहीं लाता और ना कि अपनी फैमिली से ऐसे बात करता है सामने, ठीक है, और यह फैमिली मैटर नहीं है, अब समझ में आई बात, यह मेरा कॉलेज है जहां का मैं प्रिंसिपल हूं। और मुझे पहले वाले रणधीर समझना की गलती मत करना जो तुम्हें हर गलती पर माफ कर देता था, समझ में आए बात मिस्टर मल्होत्रा। अभिमन्यु बोलना है कि आप इस मैटर से दूर है, यह आप यहाँ जो इनविटेशन के लिए आए हो उसमें ध्यान दीजिए, और वैसे आपको तो बुलाया नहीं होगा किसी ने, फिर यहाँ क्यों आए हैं। आरती जी जो इतनी देर से शांति, उसने बोला कि तुम्हारी बहन हम बुलाया, अगर इतनी प्रो उससे पूछ लो जाकर उससे, हम कोई शौक नहीं भैया आने का तमाशा करने का। पीछे से फिर से और एक आवाज आती है जो कहते हैं, मैं तो मिस्टर मल्होत्रा बुलाया था ना कि उनकी नानी को, जैसे काम करने वाले नौकरों को घर पर, वैसे यहाँ पर तमाशा नहीं। बेइज्जती होती है, आपकी जॉब करवाने के लिए बहुत आतुर होती है, तभी तो मुंह उठाकर ए जाती है, बिना इनविटेशन के जी तो करता है आपको धक्का देकर मार के निकाल दो, मगर क्या है ना, मेरे उसूल ऐसे नहीं, आए मेहमानों को भी स्वागत करते, चाहे वह आस्तीन पाली वीजा भी क्यों ना हो, और अपनी सपोलन को उठाए, यहाँ पर कचरा नहीं फेंक सकते ना सबके सामने, कॉलेज की रेस्पिरेशन का क्या होगा आपकी, वैसे भी कोई रेपुटेशन तो है नहीं, हमारी रेपुटेशन का ख्याल रख लिया कर, काम से कम आपकी बेटी जानते रहती है जैसे कोई कचरा हो, या मैं तो भूल ही गई हुई थी कि आपकी बेटी तो गिरी है जहाँ पर हर जगह गिरती ही रहती है। और वैसे भी मेरी यहाँ पर कॉल पढ़ने के लिए आते हैं ना कि लोगों को गिराने के लिए, तो उठाए इस कचरे को यहाँ से। आर्य की बातों को सुन आरती जी गुस्से से अपनी मुट्ठी को कस लेती है और कहती, बहुत उड़ रही हो ना, उदलो अभी तुम्हें, चुप, सबक देखना, तुम्हारा पिता वह तुम भूल नहीं पाओगी। बहुत ज्यादा शौक है ना स्टार ऑफ द लाइन बनने का, आज तुम बनोगी स्टार ऑफ द लाइन, वह भी बेइज्जती की। कितनी बेइज्जती की है, नाम सबका हिसाब लूंगी आज एक बार बस। अभिजीत वह पेपर सबके सामने ला दे, फिर बताऊंगी मैसेज मल्होत्रा का ऑर्डर क्या होता है। अरे मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखती और कहती है, प्लीज अंदर चलिए, प्रोग्राम अंदर शुरू होने वाला है। वैसे ही सब ने बिना एंटरटेनमेंट के बहुत एंटरटेनमेंट सीरीज देख ली है, और यहाँ नहीं देखेंगे, जो देखना है अंदर ही मिलेगा एंटरटेनमेंट। ये कहते हैं अरे जाने लगती है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। आर्य पीछे मुड़ के देखी है तो एक लड़की खड़ी थी, जिसकी फेस पर मास्क, उसने इस वक्त चूड़ीदार सूट पहने हुआ था। और यह मास्क क्यों लगा रखा है तुमने अंजलि, जैसे कोई क्रिमिनल हो क्या, कोई गलत काम किया है या कोई गलती जो मास्क लगा रखा है, निकालो मास्क। ये सुनते हो उसे लड़की के पकड़ आर के हाथों पर कट जाती, और वह अपनी मुंडे में हिलाते हुए थोड़ी सी घबराए आवाज में रहते, नहीं मैं अपना मास्क नहीं निकलूंगी प्लीज। आर्य से गुस्से से घूरते बोलते हैं, ही क्या पागलपंती है, मास्क निकालो अंजलि। आर्य की बातों को सुन अंजलि की आंखें नम हो जाती है, वह अपनी मंडी फिर भी ना हिलती है, जैसे पीछे हटना को होती है तो पर हमको सब उड़ जाता है, जिसकी वजह से वह गिरने को होती है, तभी से कोई संभाल लेता है। अंजलि सामने देखती है तो सामने अरिजीत था। अरिजीत नॉर्मल टोन में कहता है, आप ठीक हो। अंजलि अपना सर हिला देती है। अरिजीत आर्य की तरफ देखकर बोलना, अगर वह मास्क नहीं उतारना चाहती तो तुम क्यों बोल रहे हो, बच्चे छोड़ दो ना। आर्य एक गहरी सांस लेकर बोलते, भाई प्लीज अभी नहीं। अरे अंजलि की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हें मेरे जैसा स्ट्रांग बना है और अभी से डर रही हो तो स्ट्रांग कैसे बनोगे बताओ, एक मार्क्स निकालना में तो मेरी आंखों में नमी आ गई है, और अब तुम बोल रही थी कि तुम मेरे जैसे स्ट्रांग बनोगी, तो फिर भूल ही जाओ, इसे अच्छा होगा तुम वापस चली जाओ। अरे के बोलने पर अंजलि एक पल के सन हो जाते, जैसे अरे मुड़ के जाने लगती है तो अंजलि बोलते थी कि मैं मास्क निकलूंगी, मगर कोई
आर्या अंजलि की तरफ देखते हैं, उसकी बातों को पूरा करते हुए गुस्से से कहती है, किसी की बातों का भी इतना अहमियत मत दिया करो, समझ में आई बात, और किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें मेरे सामने कुछ बोल सके। ये सुनते ही अंजलि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह अपने मानस को खोलने की कोशिश करती है, तो उसे होता नहीं है, तो आर्या अरिजीत की तरफ देखकर कहते हो, भाई आप हेल्प कर दो इसकी। पता नहीं सबको क्या क्या खाकर सबके माँ बाप अपने पैदा किया, एक मेरे बाप ने मुझे पता नहीं क्या खाया था, लास्ट में पैदा करते सबकी सबसे ज्यादा हाइट मेरी छोटी है, पता नहीं क्यों। आरव तो पाक से बोला, क्योंकि तू छोटी है ना, इसलिए तेरी हाइट छोटी है। आर्या अब को घूमते हुए बोले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप सबने मेरी हाइट खाली हो पैदा होते ही, तभी तो मैं इतनी छोटी हूँ। आरिफ की बातों को सोने का नाटक करते हुए बोला, ये भी हो सकता है, मगर मैं नहीं पहले क्यों सोचा नहीं, तो अरे मुंह बनाते हुए बोली, सोने के लिए दिमाग चाहिए जो आपके पास नहीं, क्योंकि सारा दिमाग तो आपका गेम में ही रहता है। अब मुंह बना क्यों कहते बच्चा, ऐसे सबके सामने अपने भाई की बेइज्जती करते हो, शर्म नहीं आती। आर्य घूरते हुए बोलते, जब आपको शर्म नहीं आती ऐसे बच्चे होते हुए हरकत करने के, तो मुझे क्यों शर्म आएगी, आपका ऐसी बेइज्जती करने में इतने लंबे हो गए हो, फिर भी दिमाग आपका बच्चन ये जैसा है। अरिजीत बोलते, फाइट स्टॉप करो, ये करने के बाद वह अंजलि का मास्क खोलना लगता है। तो अंजलि अपनी आंखें काश के बंद कर लेती है, तो अरिजीत दूसरे रिलैक्स करने के लिए बोलना है, रिलैक्स में हूँ, कोई कुछ नहीं रहेगा, आर्य भी है। मास्क निकलते ही अंजलि का चेहरा सबके सामने आता है, तो वसुंधरा हुआ जीते बोलते थी, कितना गंदा चेहरा इस लड़की का, जाल हुआ एकदम। अंजलि यह सुनते ही सुबह लगे लगती है, तो अरिजीत उससे गले लगाते हुए घूरते हुए वसुंधरा जी की तरफ देखा है। और आर्य मुस्कुराते हुए वसुंधरा की तरफ जाते हुए बोली कि हर किस्मत आपकी तरह तो नहीं होती ना, हर महीने जाकर प्लास्टिक के सर्जरी करवाए, अपने फेस को चमकता रहे। अरे की बातों को सुनने के बाद वसुंधरा जी बोले, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो, अपनी हद में रहो, तो अरे भी गुस्से से बोले, अभी मैंने बोला था ना, कोई भी एक शब्द नहीं निकलेगा तो आपका मुंह बंद नहीं रहता, आप अपनी हद में रही, वरना आपकी हाथ दिखाना मुझे अच्छे से आता है, आप जैसों को आपकी हद दिखाना। वसुंधरा जी कुछ बोलती कि बलदेव जी गुस्से से बोले, कोई तमाशा खड़ा मत करो, और किसने कहा था अपना मुंह खोलने के लिए, इतना भी कोई बड़ा हुआ नहीं है जो इतना चिल्ला रही हो। अरिजीत अंजलि को खुद से दूर करते हुए कहता, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं खाएगा, चलो अंदर चलते हैं। मैं सुजाता ये देखकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती और अपनी माँ की तरफ देखती है, जोर से शांत रहने का इशारा करती है। भाई सब अंदर जाते हैं, थोड़ी देर में सभी का परिचय रणधीर जी से हो जाते हैं। कि तब स्टेज पर अभिजीत जी दिखाई देते हैं सबको, जो मुस्कुराते हुए स्टेज पर बोलते हैं, आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मुझे आप सब से एक जरूरी बात करनी है और अच्छा ही मौका है, और आप सब यहीं पर, तो मैं आपको यहीं पर सब चीज बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते थे कि यह कॉलेज की प्रॉपर्टी मेरे बेटों के पास थे और अब मेरी बेटी के पास है, लेकिन अभी तक मैं इसके लीगल अथॉरिटी उन्हें नहीं दी है, तो इस हाक से अभी बा कॉलेज मेरे नाम पर ही है। तो इस कॉलेज की नई प्रिंसिपल आरती शर्मा हो कि नाक की रणधीर बजाज। और बहुत जल्द हम दोनों शादी कर ली हैं, और त्रिशा हास्य शर्मा नहीं बल्कि त्रिशा मल्होत्रा होंगे उसके लीगल कस्टडी अथॉरिटी मैंने, क्योंकि उसे अडॉप्ट कर लिया है। आज से त्रिशा मल्होत्रा का हिस्सा होगा, जितना बाकी सब मल्होत्रा का था। आज से कोई भी त्रिशा के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि मल्होत्रा कंपनी की सीईओ में त्रिशा को घोषित करता हूँ। मल्होत्रा कंपनियों में त्रिशा के अलावा किसी का हक नहीं होगा, ना प्रॉपर्टी में सरी अथॉरिटी उसकी और मेरी वाइफ आरती के अंडर होगी। चैप्टर 40 आर्य का पलटवार। अभिजीत जी की बातों को सुन सभी शॉक में होते हैं, मगर आर्य एकदम रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। वहीं अभिमन्यु गुस्से से उठने हुए स्टेज पर आता है और कहते हैं, मिस्टर मल्होत्रा क्या बकवास कर रहे हैं, आपके कहने का क्या मतलब है, आपने मॉम को डिवोर्स कर दिया और आपने शादी कब की, और यह अडॉप्शन का क्या मतलब है जब आपके बच्चे हैं। अभिजीत जी गुस्से से कहते हैं, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं, कोई मतलब नहीं, तुम मेरे मामलों से दूर हो, समझ में आई बात, और मल्होत्रा कंपनी और इंडस्ट्री से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझ जाओ इतनी बात। और मेरी मर्जी, चाहे मैं उसे डांडू या किसी और को दो। त्रिशा और आरती जी आज बहुत खुश थी। सबके सामने अनाउंस होने के बाद त्रिशा मुस्कुराते हुए स्टेज पर आए और मासूम बनते हुए बोली था, रिलैक्स हो जाए, ये सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। आर्या मुस्कुराते हुए फोन चलाते हुए त्रिशा से बोली, ध्यान रखना कहीं तुम्हारी बातों से ही डायबिटीज ना हो जाए, इतना मीठा जो बोलता हो तुम। त्रिशा गुस्से से बोली, अरे तमीज से बात करो, अभी तुम्हें सुनाई इंडिया डेट ने क्या, काम में भी मल्होत्रा खानदान के बारिश हूं और तुमसे ज्यादा बड़े ओहदे पर हूं। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मुझे इस तरह बात करने।
अरे मुस्कुराते बोली, ऑर्डर मिला है, जायदाद नहीं, और जिनके पास कुछ नहीं वह तुम्हें क्या देंगे, क्योंकि अब उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। और रही बात शादी और ऑटोप्शन की, तो वह तो होने से रही। अभिजीत जी कंफ्यूज होते हुए बोले, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, साफ साफ कहो। आरती जी मुस्कुराते हुए बोले, अभिजीत जी आप कैसी बात करो, अब मेरी बच्ची को सदमा लगा होगा, नहीं ये सब सुनकर आप उसकी बातों का ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आर्या हंसते बोली, जो मैं बताऊंगी ना उससे तो आपको हार्ट अटैक आएगा। वकील अंकल अंदर आ जाए। वकील जब अंदर आता है तो अभिजीत जी के मुंह से अचानक निकलता है, रस्तोगी तुम यहाँ क्यों आए, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ। रस्तोगी अभिजीत की बातों को इग्नोर करते आर्य के पास आकर बोल बोल बेटा मुझे क्यों बुलाया। भाई आस्था जी जैसे आज सब कुछ बिखर गया तो उनके पास अर्पित जी उन्हें संभाल रही थी। रणधीर गुस्से से अभिजीत जी को घर रहे थे क्योंकि उन्हें आस्था जी की हालत देखी नहीं जा रही थी। गुस्से से उनके मुट्ठी बनी हुई थी जिसे उनकी हाथों की नसें दिखेर रही थी और वह खुद के माँ में बोले, आज अगर तुम्हारी वजह से आस्था को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अभिजीत मृत्युंजय आर्य को देख रहा था जो कि बर्थडे वाले दिन से कुछ ज्यादा ही बदल गई थी, जो उसके और अभिजीत जी के पीछे रहती थी। आज उनसे ही गुस्सा और नफरत है, उनसे ही बदले लेने पर तू उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मृत्युंजय खुद के मान में बोला, क्या हुआ तुम्हें स्वीट हार्ट, तुम इतनी बदल कैसे गई, आखिर क्या वजह है जो मैं पता लगा कि रहूंगा तुम्हारे बदलने की वजह कोई मैं खत्म कर दूंगा। वसुंधरा जी जो कुलवंत के पास बैठी थी वह कुलवंत जी से बोली, देखा माँ कैसी है, अपनी आप के खिलाफ जा रही है, कैसे उन्हें धोखा दे रही है। इसका पिता ऐसा है तो ये कैसी होगी, अभी भी पिता ऐसा है तो ये कैसी होगी। अभी भी वक्त में सोच लीजिए, अगर यह बहू बनकर आ गई तो घर का शांति भंग हो जाएगा। अभी वक्त सोनिया यहीं पर है, मना ली जो उसे अपनी बहू, किसी तरह कृद्धन को भी मना लेंगे हम, बस एक बार आप मन जाए। कुलवंत जी गुस्से से बोली, हाँ बार उसके बारे में बड़ा सोचने से पहले उसका दूसरा पहलू भी देख लिया करो कि वह कैसे अपनी माँ के लिए कड़ी हो रही, और एक तुम हो जो कि घर को तोड़ने पर लगी रहती हो, उसको देखो वह सही का साथ दे रही है और तुम उसे ही गलत समझा रही हो, तुम सही का साथ दे रही है और तुम उसे ही गलत समझ रही हो। तुम्हारी सोच सोनी की तरह रहते रहते हो गए, तुम्हें भी अपनी तरह पसंद आने लगी है। वसुंधरा समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी यह सोच तुम्हारी बेटी को लेकर डूबे, क्योंकि तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रही है वह। वही आना ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मिस्टी उसको ऐसे इमोशनल होता देख रहती, यदि आपको रनने की जगह इस अंकल को तो ये सोचना चाहिए हमें पीटना कैसे चाहिए, ऐसे इमोशनल होने से ऐसे लोग सुधारते थोड़े, बल्कि इन्हें पीटना चाहिए। तो आना इमोशनल होकर कहती है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि यह ऐसा, कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि भाभी पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। मगर फिर भी वह ब्रेव हुए, देखा कैसे सब चीजों का हैंडल करिए इतने अच्छे से, हमें भी आर्या भाभी जैसा बनना होगा जो भागने से ज्यादा मुसीबत डांट कर सामना कर सके। मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, दी चुप हो जाओ, ऐसे डिफिकल्ट बहू वाली बातें मत कर। अभी का रही थी आर्या भाभी जैसा बनना जी, और अभी ऐसे आंसुओं पर आ रही हो, ऐसे बनोगे आप अरे भाभी जैसे। अरिजीत चुपचाप सब देख रहा था, वह भी थोड़ा कंफ्यूज। व्योम पूछता है, भाई आपको पता था, लगा रहा है डॉल को पहले से पता था, तभी उसने सब कुछ क्लीनिंग किया और हमें भी बुलाया। अरिजीत व्योम से बोल, चुपचाप देखो, अगर ऐसा होगा तो भी पता चल जाएगा आर्य क्या करना चाहती है, जरूर उसके दिमाग में कुछ प्लान है। रस्तोगी जी आगे आने पर आर्य बोली, जो मैंने आपको काम बोला था वह हो गया। अभिजीत जी गुस्से से बोले, तो मेरे वकील होकर उसकी बात क्यों सुनते हो, मैंने बोला ना तो मैं, या किसने बुलाया। आर्या हंसते हुए बोली, आप भी क्या बेवकूफ वाली बात करें मिस्टर मल्होत्रा, जब वकील मेरा है तो बात भी मेरी सुनेगा ना, काम जिसके लिए करते हैं इसी की तो बात सुनते, इतना सेंस तो होना चाहिए आपके अंदर। अभिजीत जी गुस्से से बोले, यानी तुम्हारा वकील है तो यह मेरा काम भी किया है, इसमें चाहे वकील किसी का भी हो काम तो हुआ है ना, मेरा मिले इतना ही काफी है। आर्य हंसते बोले, आप सच में ऐसे ही आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। जब वकील मेरा ऑर्डर आपके फॉलो करेंगे कि मेरे। और रही बात आपकी प्लानिंग की तो वह कब के फ्लॉप हो चुकी है, यकीन ना हो तो थोड़ी देर रुकिए। आर्य रस्तोगी की तरफ देखती है तो अपनी पलकें 10 मिनट बाद झपका देते हैं। आर्य हंसते हुए बोली, मेरा काम तो हो गया, अब आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ देते हो, हार्ट अटैक ना जाए जिसे सुनकर आपको। पहले बताए कौन सी न्यूज़ सुनेंगे, बीपी बढ़ने वाली या हार्ट अटैक आने वाली। चलिए पहले बीपी बढ़ने वाले देते हैं ताकि आपको थोड़ा काम झटका लगा, हार्ट अटैक वाली लास्ट में देंगे। अगर आपको कुछ हुआ तो डॉक्टर को मैंने बुला लिया, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, माने तो दूंगी नहीं आपको। आरती जी गुस्से से बोलिए, पहेली बुझाना बंद करो, अरे तुम्हारा दिमाग लगता है खराब हो गया इसलिए ऐसी बातें कर रही हो।
आर्य घूमते हुए वाली आपको इतनी भी समझ नहीं है कि जब कोई दो लोग बड़े बात कर रहे हो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, अब शगुन हो जाता है। वैसे भी आपको कहाँ पता होगा, आप तो उल्टी सोच रखने वाली औरत है ना, जहाँ खुशी और शगुन हो वहाँ तो आपके लिए मातम होता है ना, और मतल और दुख हुआ आपके लिए खुशी होती है। आरती जी गुस्से से कुछ बोलती, आर्या उन्हें बीच में रोकते हुए बोलते, हाँ हाँ हमें पता है, आप थैंक्स बोलना चाहिए, मगर इतना भी शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं, ऐसी सीख हम सबको देते थे, आपको इसके बारे में बाद में प्रवचन दूंगी, पहले इन शकुनी मामा से तो निपट लूं, अभिजीत जी की तरफ इशारा करते हुए। आर्य बोली, हाँ मैं कहाँ थी, आपको बीपी बढ़ने वाली न्यूज़ देता हूँ। पहले पहले न्यूज़ यह है कि आपका पास से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की अथॉरिटी की ली गई है, वह भी कल ही। पहले न्यूज़ कैसी लगी आपको? अभिजीत जी गुस्से से कहते हैं, ये कैसे हो सकते, मेरे रहते ये कभी नहीं हो सकता। आर्य मुस्कुराते हुए बोले, जब आर्य है तो सब कुछ पॉसिबल है। और जो आप अडॉप्ट वाला गेम खेल रहे थे ना, बकवास गेम था, तो मैं आप इसके सिग्नेचर से आपके ही हाथों से एक संस्था जो कि आप नहीं खोली थी, जिससे आपको बहुत पैसे आते थे, उसको आपके हाथों से अडॉप्ट कर दे, मतलब बेच दिया है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात क्या है, अब जानते हैं उसे खरीदा किसने, आपके बेस्ट फ्रेंड ने, जिससे आपने वह 30 चीनी थी खरीदी थी, जानबूझकर उसे सड़क पर लाकर उसके कंपनी के इंफॉर्मेशन को लिख करवा के। तो मैं आपके हाथों से थोड़ा आपके पाप को कम करवा दिया, उसका अथॉरिटी को उसको वापस देकर अब आपको नरक में तो जगह तो मिल ही जाएगी, वरना किसी जगह के वहां पर आप काया करोगे, क्योंकि आपसे नरक देवता भी परेशान हो जाते आपके इतने पाप देखकर। वही सभी आर्या की बातों उसको देखकर आंखें फाड़े देख रहे थे, वही कीर्तन जो उनके पास बैठा हूं, तब बलदेव जी प्रधान को देखते हुए बोले, बच के रहना अब तुम, वरना तुम्हारे कौन कौन से पाप ढूंढ ढूंढ के निकले कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, और कैसे कैसे पनिशमेंट देगी। कृद्धन घूरते हुए उन्हें बोला, आप अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रखिए, वरना आपके कारनामों की लॉस्ट विथ वीडियो के साथ पार्सल हो जाएगी दादी के पास। अभिजीत जी गुस्से से बोले, बिना मेरे सिग्नेचर क्या अथॉरिटी और यह पेपर कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, तुम मजाक मत करो, इस धोखे की सजा तुम्हें मिलेगी। आपको मुझे देख कर लगा रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? ये तो आपको सदमा लग इन बातों का। आरती जी गुस्से से आर्या को थप्पड़ मारने आती है तो आर्या उनके समाने से हट जाती है, जिससे आरती अपना बैलेंस नहीं बना पाती और जमीन पर धनम की आवाज के साथ गिर जाती है। वहीं उन्हें गिरता देख त्रिशा उन्हें उठाते और आर्या की तरफ ऐसे गुस्से से कहती है, क्या हरकतें तुम अपने, उन्हें गिरने कैसे दिया? आर्य बोली मुस्कुराते, कुछ इंटरेस्टिंग करना था मैं इसलिए उन्हें गिरने दे, इस बार हाथ पकड़ता की जगह ये बार बार हाथ पकड़ो मारो, थोड़ा बोरिंग हो गया था ना, तो सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लेते, क्यों ऑडियंस को बोरिंग चीज दिखाएं, उन्हें भी तो कुछ मजा आना चाहिए ना, और फिर वह भी तो बोर हो रही होगी यहाँ बैठे बैठे। त्रिशा गुस्से से बोली, अपनी हद में रहो आर्या, तुम जानती हो तुम मल्होत्रा इंडस्ट्री के सीईओ से बात कर रही हो, इस तरफ बात करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। आर्या घूरते बोली, अब तुम पागल है क्या, ये बात समझ में नहीं आती, जब अथॉरिटी उनके पास नहीं तो तुम सीईओ कैसे, तुम्हें वह सीईओ बना ही कैसे सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी मेरे पास और एक आदमी के पास चली गई है। वह कौन है वह तो पता नहीं चलेगा, जब तक हम दोनों के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक की अथॉरिटी किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी, चाहे कितना भी जोर लगा लो, अगर ज्यादा कुछ करने की कोशिश की तो ये कंपनी वापस से 5 ग्रुप में बांट जाएगी, जो कि मेरे भाइयों के पास उसकी अथॉरिटी है। और आप आरती जी बहुत शौक था ना दूसरों के पति से शादी करने का, शादी करने से पहले एक बार पेपर तो पढ़ लिया होता। उसे पेपर में क्या लिखा था नहीं पता तो मैं बताती हूँ, उसे पेपर में ये लिखा था कि आपकी शादी के गवाह अभिजीत मल्होत्रा होंगे। आरती दीजिए सुनकर घबराते हुए बोलेगा, होंगे का क्या मतलब, तो मेरी शादी हुई किससे? आर्य बोल है, हया कितनी जल्दी अपने पति से मिलने के रुके, मैं बुलाती हूँ। बांसुक काका आ जाए। आर्य के ऐसे बुलाने पर सबकी नजर गेट के पास जाती है। सबकी आंखें बड़ी होते कभी गेट के पास देखते कभी आर्य को। गेट के पास इस वक्त बड़ी मूंछों वाला आदमी बड़ी सी पगड़ी पहने हुए, कैली धोती, लाल और पाल पाल रंग की कोठी पहना हुआ था। एक हाथ में गाने का गठन, दूसरे हाथ में लाठी। स्टेज पर आते रूप से चलते हुए आया और आर्य की तरफ देखते हुए बोला, आर्य बिटिया हमारी लुगाया कहाँ है? अरे मुस्कुराते हो बोले, प्रणाम काका, आपकी लुगाया आपके साइड में है, आरती जी के तरफ इशारा करते हुए बोली। बांसुक आरती जी को देख उन्हें घूरते हुए बोला, इक्का पहनावा है तो ओके, शर्म नहीं आवत तोहरा पति यहाँ पर, और तू सब प्राइम मर्दों के सामने ऐसे खुलाकर घूम रही है, वह भी बिना सर पर पले के, और एक का तमीज हमारे पर भी ना छुए तूने।
रुद्रा की गैंग देखते हुए बोला, ये लेडी गवर्नर कितनी ज्यादा खतरनाक है, एक गलती पर क्या शादी करवा दी, वह भी ऐसे मुझसे ठंडे से। निशा पीछे से बोली, हाँ तुम बच के रहना, कहीं तुम्हारी शादी किसी गांव की गधी से न करते जो तुम्हारे सुधार के रख दे सारे पर। अरे मुस्कुराते हुए बोली, बन चुका का इस शहर की मैडम है ना, इन्हें ये सब नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, आप है ना, आप सिखा देना, घर में कैसा भी तो है वह सिखा देंगे। वैसे आप चाहे तो इनके साथ दूसरे कमरे में जा सकते हैं, वहां पर इनका पहनावा हम चेंज करवा सकते आपका ही तो। हाँ हाँ बिटिया, किसी को भेज दो इनका पहनावा चेंज करवाने को इनको, ऐसे तो हम नहीं लेकर जा सकते गंगा, वरना हमारी का इज्जत रह जाएगी सभी के सामने। आर्य निपुण निशा की तरफ देखते और कहते हैं, उनका चेंज करवा दो जाकर। अरे ओके बटन को सुन आरती जी चिल्लाते हो रहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं कोई चीज भेज नहीं करने वाली। तभी बांसुक काका आरती जी के एक चमत लगाकर कहते हैं ऊंची आवाज में बात करने की, बिटिया से एक तो तुम्हारी मदद कर रही है, ऊपर से तुम ओके कर दिखा रही हो, तुम्हारे औकात गोव निकलेंगे, चलो एक बार हमारे साथ। उनके जाने के बाद अब आए त्रिशा की बारी, आर्य त्रिशा की तरफ देखती है। आर्य बोलते हैं, बहुत मालकिन बने को शौक है ना, जितने भी दिन मल्होत्रा हाउस में रही हो, जितनी वहां की पैसे जितने भी खर्च उठाने वह सब तुम वापस करोगी पूरे, और भूल जाना कि अभिजीत मल्होत्रा तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि उनकी खुद के कार्ड ब्लॉक है। उनके पास ना कार्ड है ना गाड़ी ना घर, सब चीज मेरे अंदर है, उनके पास सब कुछ नहीं है तो वह तुम्हारी मदद करने से है, उन्हें भी अब कंपनी में एक मामूली एम्प्लॉयर की तरह काम करना होगा मेरे अंदर। और तुम क्लब रेस्टोरेंट पार्टी होटल कम करोगी जहां तुमने ये सारे पैसे उड़ाए, और क्लीनर का काम करोगी बाथरूम कॉलेज में।